जनाब इरफान रऊफ़ साहब से दरख्वास्त है कि वो मैडम के इस्तकबाल करने के लिए तशरीफ़ लाएँ। और फ़रहीन से दरख्वास्त है कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ। अशफाक अहमद साहब भी से भी दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएँ। और जो मैडम की खिदमत में अपनी जज्बात व एहसासात अपने हदिया गुल की सूरत में पेश करना चाहते हैं, उन तमाम से दरख्वास्त है कि वो यके बाद दीगरे तशरीफ़ ले आएँ। जनाब इरफान रऊफ़ साहब मैडम की खिदमत में अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश फरमा रहे हैं। जनाब KM चिश्ती साहब मोहतरमा फौजिया ख़ान की खिदमत में अपनी अक़ीदत का नजराना पेश फरमा रहे हैं। फ़रहीन जो सैयद कामिल साहब की बहू है, वो मोहतरमा फौजिया ख़ान की खिदमत में अपनी मोहब्बत का नजराना पेन की सूरत में पेश फरमा रही हैं, कलम की सूरत में। कामिल साहब करीब जाइए ना, आप हो गए। चलिए, इससे पहले कि मैं मोहतरमा फौजिया ख़ान को तकरीर के लिए मदऊ करूँ, डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हस्ब मीसाक में से दक्कन की सरजमीन के नाम जो उन्होंने नज़्म कही है वो पढ़ के सुनाएं, आपकी खिदमत में पेश फरमाएं। इस नज़्म का उन्वान है ऐन मुमकिन। नज़्म इस तरह है, चलो हम मान लेते हैं, चलो हम मान लेते हैं कि हम सैरो सफ़र दुनिया जहाँ का करके लौटे हैं। चलो हम मान लेते हैं कि हम सैरो सफ़र दुनिया जहाँ का करके लौटे हैं। थकन से चूर है, मिजाज भी तो ज़रा सा बदल गया होगा। ऐन मुमकिन है कि ज़ाविया निगाह हमारी सोच भी कुछ अजनबी सी लगती हो। ऐन मुमकिन है कि ज़ाविया निगाह हमारी सोच भी कुछ अजनबी सी लगती हो। मगर ये बात भी सुन ले, हमारे हम नफसो मस्त खरामाने चमन। मगर ये बात भी सुन ले, हमारे हम नफसो मस्त खरामाने चमन। हमारी मिट्टी यहीं की है, हमारी मिट्टी यहीं की है और ये कूज़ है जहाँ यहीं की आब हवा से है तर भी ताज़ा भी। हमारी मिट्टी यहीं की है और ये कूज़ है जहाँ यहीं की आब हवा से है तर भी ताज़ा भी। यहीं के सब्ज़ और शबनम से हमने सीखी है अदाए जान निसारी और तर्ज़ दिलदारी। यहीं के सब्ज़ और शबनम से हमने सीखी है अदाए जान निसारी और तर्ज़ दिलदारी। हमारे तर्ज़ तखातुब की तलखी और तुर्शी, हमारे तर्ज़ तखातुब की तलखी और तुर्शी हमारे नुदरत इजहार का खमियाजा है। हमारे तर्ज़ तखातुब की तलखी और तुर्शी हमारे नुदरत इजहार का खमियाजा है। हमारे लफ्ज़ ज़रा से जो लड़खड़ा जाए समझना दोष पे बारे गरा ज़्यादा है। समझ मैं आज के इस प्रोग्राम की सदर जनाब इर्तिकाज़ अफजल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अबू बकर रहबर साहब का इस्तकबाल करें। खान शमीम साहब, इसी तरह डॉक्टर सोहेल ज़कीउद्दीन का इस्तकबाल भी डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब करेंगे। वारिसाने हर्फ कलम के सदर जनाब मोहम्मद वसील साहब, जिनका अभी वो कलमी नाम रखा गया है वसील यूसुफ, उनका इस्तकबाल भी डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब और सब तमाम हमारे अकाबरीन करेंगे। पठान साहब, खान शमीम साहब जो है वो
हमारे रिजवान को नज़्म पेश करने वाले थे। तो मैं खान मुक़ीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि अनकही कहानियों पर उन्होंने जो नज़्म लिखी थी वो हम फ्रेम करा कर लाए हैं, वो अपने हाथों से रिजवान की खिदमत में पेश करें। और उसी अभी मैं ऐलान कर रहा हूँ आपका इस्तेमाल। मैं चलिए प्रोग्राम के सदर जनाब इनसे गुजारिश करता हूँ कि खालिद सैफुद्दीन का इस्तेमाल करें। अब मैं मुंतज़िमीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो खालिद साहब के इस्तकबाल के लिए डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब की खिदमत में डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब ने खालिद सैफुद्दीन साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। तालियां खालिद साहब के लिए इतनी कम। पठान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक बहुत अहम फरीज़ा अंजाम दिया है। अब अगला ऐलान ये है कि मुक़ीम भाई से एक दरख्वास्त और है कि ज़हूर खालिद और फ़ातिमा अंसारी की खिदमत में शमीम भाई की जो नज़्म है अक़लीदत से वक्त, वो पेश फरमाए। ज़हूर खालिद और मोहतरमा फ़ातिमा अंसारी से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। इन दोनों के इंजीनियरिंग में PhD करने पर कबीर से भी दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएँ। इन दोनों के इंजीनियरिंग में PhD मुकम्मल होने पर इत्तला मिलते ही खान शमीम ने उसी दिन ये नज़्म कही थी जो आज इन दोनों बच्चों की खिदमत में पेश की जा रही है। खालिद भाई, इस मौके पर आप भी अगर मौजूद रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जिगर थाम के बैठिए, मोहतरमा फौजिया खान की बारी है। आप लोग इंतहाई खुश नसीब हैं कि वो खातून जो मुल्क के तमाम राज्यसभा के मेंबर्स को अभी तक मुखातिब करती रही है, वो आज आपसे मुखातिब हैं। सबसे पहले मैं उन सब तुलबा के जो PhD हुए हैं उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये हमारी कौम का रोशन मुस्तकबिल है और यही वो सितारे हैं जो हमारे लिए सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं, क्योंकि यही इलाज है हमारे सारे अमराज का। और इसीलिए हमें फ़ख्र है कि आज ये नौजवान, ख़ास तौर पर इसमें बहुत सारी ख़वातीन हैं। ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में, इंजीनियरिंग में भी ख़वातीन PhD कर रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और जितनी माएँ पढ़ी लिखी होंगी उतना रोशन मुस्तकबिल हमारे माशरे का रहेगा। तो आप सबको मुबारकबाद। और दूसरी मुबारकबाद मैं उन सबको देना चाहती हूँ, ख़ास तौर पर मेरे उस्ताद जनाब इर्तिकाज़ अफजल साहब को और सभी को, रिजवान साहब को, जिन्होंने इस माशरे के लिए ख़ास तौर पर उर्दू में यहाँ पर किताबें रिलीज़ की गई हैं। एक तो कोरोना पर बहुत अहम किताब पब्लिश की गई है फेम के तरफ से। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, लेकिन खुसूसी मुबारकबाद मैं खालिद सैफुद्दीन साहब को देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पर रखा है। ज़रूर जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैं बहुत एम्बैरस हो रही थी, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि ऐसी ऐसी बातें मेरे बारे में कही जा रही हैं जो शायद मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ। लेकिन बड़ापन है, अपनाइयत है, ये अपनी फैमिली है जो बात कर रही है। फैमिली के लोगों से अच्छी अच्छी बातें सुनना दुनिया में हर किसी को अच्छा लगता है, और जब अपने लोग बोलते हैं तो वो दिल को छू जाता है, क्योंकि वो सच्ची बातें होती है, दिल से मोहब्बत की बातें होती है।
लेकिन यहाँ कहा गया कि कामयाब राज्यसभा का टेन्योर मेरा हुआ है 6 साल में। कामयाब क्या है? कामयाब रिप्रेजेंटेशन हम किसको कहेंगे? क्या सच में ये कामयाब रिप्रेजेंटेशन है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कामयाब कोशिश आप कह सकते हैं, लेकिन कामयाबी तो तब होती है जब उसका कोई इम्पैक्ट हो, जब उसका कोई रिजल्ट मिले। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बोलना एक बात है, जो आप बोल रहे हैं वो सुने जाना वो एक बात है। अगर कोई सुनने को ही तैयार नहीं है तो आप लाख कुछ भी बोल लें, उसका क्या फ़ायदा है? बहुत कोशिश की, बहुत जद्दोजहद की कि अच्छी बातें जो रिज़ल्ट दे सके हमको, वो बातें हम वहाँ रखें, बहादुरी से रखें, जेन्युइन तरीके से, सिंसियर तरीके से रखें, बिना कोई डर के, बिना कोई हिकमत के साथ। लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे कोई पॉलिटिकल माइलेज उससे मिल जाएगा। ये फ़र्क मैं आपको बताती हूँ। 6 साल की राज्यसभा के टेन्योर में जो मैंने देखा, चाहे वो ऑपोजिशन की साइड हो, चाहे रूलिंग पार्टी की साइड हो, पार्लियामेंट तो मुझे एक पॉलिटिकल माइलेज का अखाड़ा नज़र आ रहा था। कैमरे में कैद हो रहे हैं सारे वहाँ के तकारीर, और हर कोई इस तरह से बोल रहा है कि लोग मुझे देखें। यहाँ तक कि सबसे बड़ा जो एपेक्स आदमी है इस मुल्क का, वो भी उसी तरह बात कर रहा है। पॉलिटिकल स्पीच जो इससे पहले कभी नहीं हुई। और पुराने ज़माने में क्या गलतियाँ हुई थी, क्या बुराइयाँ हुई थी, बस हमने पूछना चाहा कि भाई ये गिलास में पानी क्यों नहीं है, तो हमें जवाब मिलेगा कि आपके दादा ने तो पानी दिया ही नहीं थे, हम तो भी गिलास में आधा गिलास पानी आपको दे रहे हैं। इस तरह की बातचीत, ये कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड बातचीत नहीं है। मुझे बहुत नाउमीदी है कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो इम्पैक्ट नहीं दे सकता है। यहाँ मुश्तबा फ़ारूक साहब ने बहुत सही बात की कि ये बहाव के ख़िलाफ़, तकी हसन साहब ने, तकी भाई ने कहा यहाँ कि कश्ती जा रही है बहाव के ख़िलाफ़ और हमको कुछ रिज़ल्ट की तवक्को है। कुछ बातों को रिज़ल्ट ज़रूर मिला। 2-3 मिसालें दूंगी मैं आपको। एक तो वो लीगो प्रोजेक्ट जो औंढा नागनाथ में, जिसके लिए मैंने कोशिश की, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई, प्राइम मिनिस्टर से जाके खुद मैं मिली और मैंने उनसे कहा कि यूपीए की सरकार ने ये प्रोजेक्ट मंजूर किया था और ये प्रोजेक्ट दुनिया का 3रा प्रोजेक्ट है नासा के तरफ से। ग्रेविटेशनल वेव्स को टैप करने के लिए ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके लिए आप कुछ करिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे वादा किया कि मैं करूँगा, और उसके 3-4 दिन ही 1800 करोड़ रुपए देकर उन्होंने औंढा नागनाथ का लीगो प्रोजेक्ट अमल में ला दिया। एक कामयाबी हुई। दूसरी एक बात, रेयर डिजीज़ के लिए मैंने आवाज़ उठाई कि जो लोग बाय बर्थ, जिनको जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, जिनका इलाज बहुत महंगा है, उनके लिए जो गरीब हैं और उनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इस तरह के अमराज हैं, उनके इलाज के लिए मैं मनसुख मांडविया से मिली। उनसे मैंने कहा कि कुछ करना होगा आपको इन पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ये गरीबों के बच्चे हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगर इनको इलाज किया जाए तो ये बच सकते हैं। तो रेयर डिजीज़ की पॉलिसी उन्होंने लाई और उन्होंने वो एक्नॉलेज भी किया, मुझे बार बार फ़ोन करके भी बताया कि आप फॉलो अप कर रहे थे और हमने ये काम किया। 50 लाख रुपए पर पेशेंट उन्होंने वो मंजूर किया। और एक जो कामयाब मुझे नज़र आता है कि कहीं तो आवाज़ सुनी गई, वो नितिन गडकरी ने एक रोड जो बहुत बदतरीन रोड बनी थी गंगाखेड़, परभनी गंगाखेड़ के बीच में, रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पीछे ये बड़े बड़े क्रैक्स हो रहे हैं उसमें। तो मैंने वहाँ बात उठाई तो उन्होंने उसकी इंक्वायरी बिठाई। 3rd पार्टी इंक्वायरी के लिए परभनी लोग आए, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आजकल हमारे मुल्क में
जो जिस तरीके से हो रहा है काम कंस्ट्रक्शन का, तो वो बहुत कोशिश की। इतने खतूत लिखे हैं हमने, इतने खतूत, जूनियर इंजीनियर से लेके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, सेक्रेटरी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, किसी को नहीं छोड़ा। हर किसी को लेटर लिखे कि फलाना रोड, फलानी जगह गलत काम हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको ये देखना होगा, इंक्वायरी करनी होगी। वो एक जगह नितिन गडकरी ने इंक्वायरी बिठाई, वरना कहीं किसी ने सुना नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्या है, कहाँ तक क्या पहुँच रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। और इसीलिए रोड टूट रहे हैं, बिल्डिंग्स टूट रहे हैं। अब परसों मानवत में हमारे एक मंदिर गिर गया जिसमें 4-5 लोगों की डेथ हो गई वहाँ पर। इस तरह के इंसिडेंट्स हर जगह हो रहे हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। तो बड़े ख़राब हालात हैं। और मैं ये बात से मुत्तफ़िक़ हूँ, क़दीर मौलाना साहब ने कहा, मुश्तबा फ़ारूक साहब ने कहा कि कामयाब रिप्रेजेंटेशन जो कुछ बोलना था, जहाँ सबसे हाईएस्ट हाउस है वहाँ भी बोल के देख लिया। मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार का काम चल रहा है कि किसी ने मुंह खोला कि उसके ऊपर ईडी, उसके ऊपर उसको जेल में डालना, उसको फिर अपने पास ले लेना, वॉशिंग मशीन में साफ़ कर लेना, ये सब चीज़ें सारा मुल्क देख रहा है। कोर्ट्स किस तरह से काम कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। अब ये डिफेक्शंस हो रहे हैं इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में। ये एंटी डिफेक्शन एक्ट के खिलाफ बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये किसी भी क्लॉज में नहीं बैठता है। पार्टी जाकर मर्ज हो सकती है किसी और पार्टी में, लेकिन पार्टी का एक गठ जाके मर्ज नहीं हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बरसों से इस पर कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सब सरकारें चल रही हैं, पूरे मेंबर्स उसी तरह पूरे अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जजमेंट आने से फ़ायदा क्या है? जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, ये कोई नहीं। तो कोर्ट्स का हाल ये है, मीडिया पर दबाव है। आज मीडिया को हिम्मत नहीं है कि सच्चाई बयान करे। हम सब जानते हैं कि किस तरह से कल उन्होंने वो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, आप सब जानते होंगे। किस लिए? कि 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी। इमरजेंसी लागू हुई थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उस ज़माने में, लोगों को जेलों में बंद कर दिया था, तो संविधान की हत्या हुई थी। ये दिन उस बुरे दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है। उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगी। संविधान की हत्या मानेंगे नहीं मानेंगे, वो तो संविधान के आर्टिकल 352 को इन्वोक करके ही वो इमरजेंसी लगाई गई थी। क्यों थी, क्या रीजंस थे, उसके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है, फॉर भी है, अगेंस्ट भी है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन आज कौन सी इमरजेंसी है? आज तो कोई संविधान का आर्टिकल भी इन्वोक नहीं हुआ, फिर भी हम इमरजेंसी फेस कर रहे हैं। डेमोक्रेसी अंडर सीज है, ये मैं कहूँगी। डेमोक्रेसी अंडर सीज है, यानी लोकतंत्र हमारा घेरेबंदी में है आज बाकायदा। क्योंकि डेमोक्रेसी की ऐसा कौन सा पिलर है जो आज ऑटोनॉमी के साथ खड़ा है और काम कर रहा है? अब बताइए, क्या हमारे आज़ादी पर पाबंदी नहीं है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किससे मिलेंगे, किससे शादी करेंगे? आर्टिकल हमारे 16, 14 हमको क्या आज़ादी देते हैं कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन तो है, बाकायदा है, कोर्ट्स भी उस पर वर्डिक्ट्स दे रहे हैं। तो क्या ये पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कमज़ोर नहीं हुई है? आप जो है मीडिया पर दबाव लगा रहे हैं, UAPA लगा रहे हैं, 16 जर्नलिस्ट को आपने जेलों में भर दिया। जर्नलिज्म को आप आज़ादी से बोलने नहीं दे रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में से 7 लोग हैं वहाँ जिन पे UAPA लगाया गया। टेररिज्म का एक्ट बहुत सख्त, PMLA एक्ट लगाया जा रहा है,
कोई भी ऑपोजिशन के ख़िलाफ़। कभी कभी ताज्जुब होता है कि बाज़ लोग मिल्लत के मसाइल बहुत बहादुरी से उठा रहे हैं, जो दिल में आया बोल रहे हैं। टेलीविज़न पर भी उनको बहुत सारा माइलेज मिलता है, जगह मिलती है। उन पर क्यों नहीं हो रहे हैं ईडी के अटैक, उन पर क्यों नहीं हो रहे हैं कोई यूएपीए, ये नहीं मुझे पता। लेकिन तो वो सवाल हर किसी के दिल में है कि भाई अगर कोई मुखालिफ बात कर रहा है, पार्टियों को ख़त्म कर दिए, बड़े बड़े पार्टियां आज बिल्कुल निस्त नाबूद होने के लेवल पर हैं। अब वो सेक्युलर थे या नहीं थे वो आज सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आज हमारे मसाइल किस तरह हल कर सकते हैं, आज हमारा क्या स्टेट है, क्या किस किस्म की जस्टिस है हमारी। क्योंकि इख्तिलाफ पर एक्शन हो रहा है, बुलडोज़र्स का इंसाफ चल रहा है। कहाँ का बुलडोज़र, किस पे भी कोई किसी को पनाह दिया उसके घर को बुलडोज़र चला दो। ये कौन सा लॉ है, कौन सा इंसाफ है, कौन सी डेमोक्रेसी है। तो ये संविधान की हत्या नहीं है तो क्या है। लेकिन अब चल रहा है और प्रोपोगेशन किया जा रहा है, परसेप्शंस बनाए जा रहे हैं, मार्केटिंग चल रही है और देश भी चल रहा है उसी तरह। सवाल ये है कि सरकार फेल हो रही है, ये सरकार हर तरीके से फेल हो रही है, शोबाजी के सिवाय कुछ भी नहीं है। क्योंकि 214 करोड़ लाख करोड़ 214 लाख करोड़ का कर्जा है इस मुल्क पर। यानी कि हर हमारे जो सिटीज़न है उस पर 85,000 रुपये का, आज मेरे सर पे 85,000 रुपये का लोन है, आपके सर पे, हर किसी के सर पे है। महाराष्ट्र का 9 लाख करोड़ बोझा है। फेल नहीं है ये सरकार। औरतों पे मजालिम चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, कीमतें बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, देश का सोना बेचा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी हम विश्वगुरु हैं, हम फिर भी सबसे आगे हैं, हम दुनिया में सबसे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो क्या है, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल में ना एक कोला, वो जंगल का राजा था। तो एक बार क्या हुआ कि जंगल में एक बड़ा बंधारा था जिससे पानी सबको मिलता था, उसमें बहुत बड़ा क्रैक आ गया। तो सारे जानवर वो देख के परेशान हो गए। वहाँ पे हिरन वो गए, खरगोश गए, भालू गए, सारे जानवर गए वो कोले के पास कि साहब इतनी बड़ी दीवार में क्रैक हो गया है, पानी की परेशानी हो जाएगी, हमको कुछ करना होगा। तो कोले ने कहा बिल्कुल सच बोल रहे हो, लेकिन आपको पता है तोते वो दूसरे चिड़ियों को गलत गाने सिखा रहे हैं, उनके बच्चों को गलत गाने सिखा रहे हैं और वो हमारे मुल्क के लिए, हमारे जंगल के लिए बहुत ख़तरा है। बंदर एकदम उछल गए, बंदरों ने चीखना शुरू कर दिया, ये ऐसे कैसे तोते गाने सिखा रहे हैं, हमारे तो सब जंगल को बर्बादी हो जाएगी, है ना कबीर। उसके बाद फिर दूसरे जानवर भी तैश में आ गए, तोते छुपते फिरने लगे। तोते अरे हम कौन से गाने सिखा रहे हैं, हमको तो अपने आप का बचाव करना पड़ेगा। वहाँ बाकी के चिड़िया, मैना, ये वो सब आके उन्होंने कहा कि भाई परिंदों के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। जंगल में माहौल सिर्फ तोतों के गानों की बातचीत होने लगी। किसी ने भी उस पर ख्याल नहीं किया कि वो डैम, वो बंधारा, उसका क्रैक कितना बड़ा हो रहा है। गर्मा का मौसम आ गया, पानी कम हो गया, वो क्रैक बढ़ते बढ़ते बंधारा फूट गया, पानी पूरा चला गया, पानी का मसला हो गया जंगल में। तो वहाँ का एक बहुत ही अक्लमंद उल्लू था। उल्लू ने कहा कि अरे हम तो गानों के मसले, तोतों के गानों के मसले में ही उलझे रहे और पानी का मसला तो हमने देखा ही नहीं, अब क्या करेंगे। माशरा इस तरह भटकता नहीं है।
लेकिन इस मुल्क का माशरा भटक रहा है और डाइवर्शन पॉलिटिक्स हो रही है। डाइवर्शन पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा टारगेट कौन है? माइनॉरिटीज़। हालांकि डेमोक्रेसी का एसिड टेस्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा एसिड टेस्ट है कि डेमोक्रेसी सबसे स्ट्रांग कहाँ होती है? जहाँ माइनॉरिटीज़ सिक्योर होते हैं। यहाँ तो माइनॉरिटीज़ क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, किसको लग रहा है कि हम महफूज हैं? किसी को नहीं। क्योंकि सरनाइक जी, सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्यों, मराठा ओबीसी भी वही निकाल दिए इलेक्शन से पहले। मराठा ओबीसी, क्या ज़बरदस्त दुश्मनी हमने देखी आपस में। वो ओबीसी के लोग मराठा का नाम नहीं लेना चाह रहे थे, है ना? चाहे कुछ कर लो। इस तरह के लड़ाइयाँ करके, डाइवर्शन करके ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अब आप देखिए कि यूपी में एक मुहर्रम के जुलूस में कोई बच्चा एंटी नेशनल नारे दे रहा है एक पड़ोसी मुल्क के नाम से, करके वहाँ पर पकड़ने की कोशिश की। पुलिस, फॉर्चुनेटली पुलिस ने ही इन्वेस्टिगेट किया कि ये तो हिंदू लोग थे जो ये चीज़ों की साजिश कर रहे थे। लव जिहाद का भी यूपी में एक इंसिडेंट हुआ। वहाँ भी इत्तेफाक से पुलिस ने अच्छा काम किया और एक लड़की को वो बनाकर भेज रहे थे कोई 2 लड़कों के पास कि तो इनको उलझा के लव जिहाद के चक्कर में फंसाओ। लेकिन उस लड़की ने ही पुलिस के सामने कबूल कर दिया कि ऐसा ऐसा मेरे से कराने वाले हैं ये लोग। और आप अहिल्या नगर जो आप बोल रहे हैं, पुराना अहमदनगर, वहाँ पर गौ मांस, गाय का गोश्त एक बुरखे में औरत फेंक रही थी। कौन थी वो औरत? कौन निकली? पढ़े होंगे आपने अखबारात में, हिंदू औरत निकली। ये सब क्या है? ये किस तरह की टारगेटिंग है? और इलाज क्या है इस बात का? मैं मुश्तबा फारूक साहब से बहुत मुत्तफिक हूँ। हमारा माशरा टोटली कंफ्यूज्ड है आज। कोई सोच रहे हैं कि चलो बीजेपी के साथ ही चले जाना बेहतर है, कहीं वहाँ तो भी हम, कांग्रेस भी सेक्युलर तो नहीं थी, यहाँ भी नहीं है, चलो वहाँ चले जाते। कोई सोच रहा है कि ये पार्टी जो अलाइड पार्टी है वहाँ चले जाएंगे। बाकायदा इसकी रेस लगी है। बाकायदा फतवों के लिए हमारे उलमाए दीन के पास लोग जा रहे हैं पूछने के लिए कि भाई हमने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्या जाने में फ़ायदा है? हमारे काम तो होंगे कम से कम अगर हम जाएंगे तो कुछ लोग बोल रहे हैं, हमारे बहुत आलिम फाजिल उलमाए दीन, हाँ बिल्कुल सही है, आप जाइए क्योंकि ज़रूरी है आपका जाना। ऐसे मौके पर हमारे पास क्या इलाज हो सकता है? वहाँ जाना हमारा इलाज है या हमारा इलाज तलवार लेके उठ जाना है? क्या हमारा इलाज है? तलवार तो हम उठा नहीं सकते हैं क्योंकि ईरान की तरह मजबूत हम हैं नहीं। ईरान इसलिए इतने बड़े पावर से टकराया कि ईरान मजबूत था। ईरान के जितने कैबिनेट के मेंबर्स हैं पीएचडी हैं, सब साइंटिस्ट हैं। हमारे क्या है माशरा? गरीब, झोपड़पट्टी, पंक्चर, चाय वाले। हम क्या किसी से लड़ेंगे? लड़ने की हमारे पास आज तो ताकत नहीं है। हम माइनॉरिटी में हैं, हम पर हमले हो रहे हैं, मासूम लोगों को फंसाया जा रहा है, बड़े बड़े पार्टियों को ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो क्या करें हम? हम यहाँ जो हॉल में लोग हैं, हर एक के दिल में यही सवाल होगा, क्या करें हम? क्या करें? क्या बीजेपी में जाएं? क्या शिंदे साहब जो गुस्ताख रसूल के मोर्चे निकाले थे हमने रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़, तो एकनाथ शिंदे जी ने कहा था कि हाथ कोई लगा दे तो हम इनको बचाएंगे, जब वो सीएम थे। तो वो गुस्ताख रसूल को भूल गए आप, और उन्हीं के साथ आप फिर
पार्टी में जाने की बात कर रहे हैं। क्या ये इलाज है? मेरे ख्याल से जब भी इस मोड़ पर माशरा आता है तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, अगर इस जगह होते थे क्या करते थे, और उन्होंने क्या मिसाल छोड़ी है हमारे लिए। ऐसी कोई मिसाल नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए छोड़ी नहीं है। जब हुदैबिया गए, जब मक्के में उम्रे के लिए लोग गए, मुस्लिम लोग मदीने से, तो हुदैबिया में उनको रोका गया। कुफ़ार मक्का ने आकर उनसे कहा कि आप नहीं जा सकते हैं उम्रे के लिए। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ट्रीटी साइन की, और उस ट्रीटी में उन्होंने ऐसे टर्म्स जो हमारे लिए बहुत बेइज्जती के टर्म्स थे। सहाबा इकराम बोलने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये क्या कर रहे हैं, हम लोगों को इतनी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट, वापस लेके चले आप यहाँ से। क्यों? वो कंफ्यूज हो गए हमारी तरह। सहाबा इकराम उस समय 1400 लोग थे, वो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा अगर ये दीन सच्चा है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, है या नहीं? आप सब जानते हैं इसको। लेकिन सुलह हदीबिया में रसूल अल्लाह ने ये डिसीजन लिया, और ये सबसे हिकमत वाला और वाइज डिसीजन रहा। 10 साल का जो ट्रीटी बनी थी, 2 साल में जो उसमें अलाइज बनाए थे कि ये पहले तो ये बात एस्टैब्लिश हो गई कि हाँ, ये मदीने में मुस्लिम एक हुकूमत है, वो मान लिया गया। दूसरी बात ये मान लिया गया कि ठीक है, यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम रहेगा। मक्के में आप अगर मुसलमान बनना चाहते हो तो आप मुस्लिम दीन अपनाकर यहाँ रह सकते हो, लेकिन आप मदीना नहीं जा सकते हो। अगर आप मदीना जाओगे तो आपको वापस भेजना पड़ेगा। इस तरह के टर्म्स थे। रसूल अल्लाह वो मान गए, वापस हो गए। 1400 लोग बग़ैर उम्रा करे के वापस हो गए, बहुत ही डिसअपॉइंटेड, बहुत ही निराश होकर। 2 साल के बाद कुफ़ार मक्का के अलाइज ने ही वो ट्रीटी तोड़ दी कहीं तो, और फिर जब वापस आए तो अल्लाह की मदद के साथ आए। और जब वापस आए तो फ़तेह मक्का के लिए कोई लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इस्लाम पीस का नाम है, शांति का नाम है। इस्लाम लड़ाई में, इस्लाम की जगह, इस्लाम में लड़ाई की कोई जगह नहीं है। जद्दोजहद है, लेकिन क़त्ल गारत नहीं है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको प्रायोरिटी दी, हथियार उठाने का नहीं, पीसफुली वापस आकर। लेकिन क्यों उन्होंने वो वक्त लिया? वो वक्त लेने की वजह क्या थी? कि वो हमारे माशरे को कंसोलिडेट करना चाहते थे, कंसोलिडेशन, एक करना चाहते थे। उन्होंने अलग अलग बादशाहों को खुतूत लिखे, और वो खुतूत में उन्होंने सबको इनविटेशन दिया, अल्लाह का मैसेज दिया। 2 साल में अल्लाह की मदद कैसी आ गई? इखलास की वजह से आ गई। इखलास जहाँ होगा वहाँ अल्लाह की मदद आएगी, ये मैं बोलना चाहूँगी आप। लेकिन हमको भी अपने आप को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और हमारा कंसोलिडेशन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से हो सकता है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट से हो सकता है, कैरेक्टर बिल्डिंग से हो सकता है, अपने आप को गुनाहों से दूर करके अपने दीन के रास्ते को सही इखलास के साथ अपनाने में हो सकता है। इसके सिवाय हमारे पास इलाज नहीं है। आज हिकमत का वक्त है, हमको सब्र से काम लेना होगा, हमको इंतज़ार करना होगा उस वक्त जहाँ पीसफुली हम लोगों का एक पीसफुल लाइफ हो सकती है। हम क्यों धड़पड़ा रहे हैं कि हमको पॉलिटिकल पोजीशन चाहिए, और उसके लिए हम कोई भी कीमत देने को तैयार हैं? क्यों नहीं हमारे बच्चे ऑफिसर बन सकते हैं? क्यों नहीं ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं? क्यों नहीं यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में कामयाब हो सकते हैं? जब ट्रक ड्राइवर्स की बच्ची हो सकती है यूपीएससी में रैंक होल्डर, आप और हम क्यों नहीं हो सकते? हमारे बच्चे क्यों नहीं हो सकते? हम क्यों इस बात को भूल रहे हैं? और हमको गड़बड़ क्या है
कि किसी भी कीमत पर हम नुमाइंदगी हम किसी भी पार्टी से ले लेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये हमारा रास्ता है। हमारा रास्ता नबी का रास्ता है। आज कुर्बानी का वक्त है। जैसे जंग आज़ादी में लोगों ने कुर्बानी दी अपने जानों की, अपने मालों की, जब मुल्क को आज़ादी मिली। आज हम इतने आसान रास्ते ढूंढ रहे हैं। क्या हुदैबिया में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कह सकते चलो मैं भी काफिरों में मिल जाता हूँ, मैं भी उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ? क्या उन्होंने ऐसा किया? अपने छोटे मफाद के लिए अगर हम ये करेंगे, अपनी ज़िंदगी की यूनिटी तोड़ेंगे, तो हम कभी मुस्तहकम नहीं हो सकेंगे और हम कभी भी इस मुल्क में इज़्ज़त से नहीं जी सकेंगे। आज उसी रास्ते पर चलने की ज़रूरत है हमको। अब पॉलिटिकल रास्ता मुझे नहीं लगता है, मैंने राज्यसभा में देखा, वहाँ से बढ़कर और कहीं आवाज़ नहीं हो सकती। पूरे ऑपोजिशन ने भी साथ दिया। वक्फ का कानून जब हुआ, बहुत ताकत से, बहुत हिम्मत से सब ने बात की, लेकिन बात का फ़ायदा अगर हो नहीं रहा हो, अब तो 2/3 मेजॉरिटी हुई तो डीलिमिटेशन भी कायदा पास हो जाएगा। डीलिमिटेशन के बाद तो फिर कोई सरकार को सरका नहीं सकेगा। हमारा काम है कि हम यहाँ पीसफुली हमारे बच्चों का, हमारे अगले जनरेशन्स का अच्छा फ्यूचर हो, इनके लिए आजमाइशों के दिन ना हो, ये हमको देखने की ज़रूरत है। तो मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि जो भी लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी में जाएंगे या शिंदे के साथ जाएंगे या फलाने के साथ जाएंगे, मैं तो ये ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी मेरे सामने लालूच आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम जद्दोजहद करेंगे, हम लड़ेंगे, हम तालीम के लिए काम करेंगे, हम अपने माशरे को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। आप और हम हैं इतने पढ़े लिखे लोग, माशरे के इतने बड़े बड़े बुज़ुर्ग यहाँ पर है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हिम्मत के साथ करेंगे और वो कुर्बानियों के लिए हम तैयार रहेंगे। कि क्या है पोजीशन, अगर हम छोड़ दें तो क्या हर्ज है? कुछ नहीं जाने वाला। फिर भी हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। अगर एक छोटा सा हमारा ग्रुप भी अगर ये काम शुरू कर दे तो वो ग्रुप बढ़ जाएगा, कारवां बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही आज मैसेज देना चाहूँगी कि रिप्रेजेंटेशन कामयाब होने का वक्त ख़त्म हो गया है। अब हमारा वक्त है जद्दोजहद, कुर्बानी, सब्र, ये तीनों चीज़ों का वक्त है। और इतना ही मैं कहती हूँ। शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत सबका। आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, मैं आप तमाम की जानिब से मोहतरमा फौजिया ख़ान का शुक्रिया अदा करते हुए ये ऐलान करता हूँ कि हमारे 2-3 लोगों का इस्तकबाल रह गया है, वो इस्तकबाल हो जाए, उसके बाद फिर वसील साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे और जलसे की बर्खास्तगी का ऐलान किया जाएगा। मैं सबसे पहले आवाज़ दे रहा हूँ डॉक्टर सलीम मोजुद्दीन को और जनाब वसील साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि उनका इस्तकबाल फरमाएँ। प्रोफेसर सादिक साहब मौजूद हैं। डॉक्टर मधुसूदन सरनाइक साहब से दरख्वास्त है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। उनका इस्तकबाल फेम के जोनल प्रेसिडेंट और वारिसाने हर्फ व कलम के सदर मोहम्मद वसील साहब फरमा रहे हैं। डॉक्टर अबू बकर सालम बा वज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के सदर डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब, मेहमान ख़ुसूसी साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट और राज्यसभा डॉक्टर फौजिया ख़ान, डाइस पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ीन, फैकल्टी मेंबरान, काबिल फ़ख्र PhD स्कॉलर्स और उनके अहल खाना और यहाँ मौजूद तमाम मेहमानान, आज का प्रोग्राम एक ख़ास अहमियत का हामिल है क्योंकि ये 3 चीज़ों को इकट्ठा करता है जो माशरे को आगे बढ़ाने में मददगार है: अवामी खिदमत, स्कॉलरशिप और अदब। मैं फेम और वारिसाने हर्फ कलम की जानिब से शुक्रिया के लिए खड़ा हूँ। मैं डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह आपने आज की कार्रवाई इसी संजीदगी से और नई नस्ल की हौसला अफजाई की, तकरीब की सदारत और उसे फ़िक्री गहराई से पेश करने के लिए आपका शुक्रिया। फौजिया मैडम साहिबा, राज्यसभा में आपकी 2 मियादें खामोश मुस्तैदी
वाज़ेह मुदाखलत, तालीम और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर गैर मुतज़लज़ल तवज्जो के साथ मौजूद थी। आज की मुबारकबाद इस विरासत को तस्लीम करने का एक छोटा सा इशारा है। आपकी मौजूदगी ने इस मौके पर फ़ज़ल और मकसद में इजाफ़ा किया है। हमारी दावत को कबूल करने और अवामी ज़िंदगी में आने वाले नौजवानों के लिए एक मिसाल बनने के लिए आपका शुक्रिया। साथ ही PhD स्कॉलर्स को मुबारकबाद। डॉक्टरेट मुकम्मल करना सिर्फ तालीमी संग मील नहीं है, ये नज़्म ज़ब्त और इस्तिक़ामत के साल हैं। हमने आपको मुबारकबाद देकर ये बाब बंद नहीं किया, बल्कि आपको याद दिलाने के लिए कि इल्म में हिस्सा डालने का काम अब शुरू होता है। मैं चीफ गेस्ट, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ आने के लिए अपने मसरूफ़ शेड्यूल से वक्त निकाला। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसके साथ ही इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। जज़ाकल्लाह।